हेलो दोस्तों, बज गए हैं सुबह के 6 और आप सुनना शुरू कर दिए हैं इंजीनियर कार्तिकेय एसएससी को। और आज की सुबह सभी लोगों का मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और वेलकम, मोस्ट वेलकम। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो इस पॉलिटी के इस नए सेशन में आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। और समय न लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का मोटिवेशनल कोड है वो ये है कि लोग पूछते हैं कि कितने टूटे हो तुम। लोग पूछते हैं कि कितने टूटे हो तुम, क्या तुम्हें जोड़ दें हम। मतलब कि एक व्यक्ति है, कुछ भी समझ लीजिए कि लोग पूछते हैं कि कितने टूटे हो तुम, क्या तुम्हें जोड़ दें हम। तो मेरी तरफ से आवाज़ आती है, मैं आवाज़ देता हूँ कि अरे कोई समझाओ इन्हें कि जोड़ा उन्हें जाता है जो टुकड़े, जिनके टुकड़े हो जाते हैं। हम तो चूर चूर चकना चूर हो गए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कहने का ये मतलब है कि जो सिचुएशन और स्थिति है वो इस समय बड़ी नाजुक है और सभी लोग थोड़ा सा तनाव टेंशन में जी रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 100 से। 99 अनुच्छेद हो गए थे, रिवीजन अगले वीडियो में कराएंगे और एमसीक्यू भी स्टार्ट होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आर्टिकल 100 में क्या है ये पढ़ा जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल 100 में क्या है ये पढ़ा जाता है। चलो, आर्टिकल 100 में ये है कि संसदों में मतदान, रिक्तियों और कोलम के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्ति, ठीक है ना। और मतलब यह है कि संसद में रिक्तियाँ हों और कोरम के बावजूद कार्य करने की शक्ति होती है। जैसे मान लीजिए कोई कि मतलब कि मान लो कोई नहीं है तो भी कुछ कार्य करने की शक्तियाँ लोगों को प्रदान की जाती हैं। जैसे 100 को 3 में क्या है, गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब ये है कि सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिसकी उपस्थिति रहने से संसद की कार्यवाही आगे बढ़ती है। समझ रहे हैं ना, संसद की कार्यवाही आगे बढ़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 का 4 में क्या है, अगर गणपूर्ति नहीं है तो पीठाधीश अधिकारी बैठ को स्थगित कर सकेगा। 100 के 1 में क्या है, सदन में मतदान, फर्स्ट इंस्टेंट कास्टिंग वोट, ठीक है ना। और प्रश्नकाल उस PDF में बताया गया था। प्रश्नकाल शून्यकाल दिन का एजेंडा बताइए। प्रश्न का क्या होता है, 11 से 12, शून्यकाल 12 से 1 होता है। और ये प्रश्नकाल का जो ये शब्द है ये कब किस माह में स्टार्ट होता है ये भी बताइए। नहीं, वो बजट सत्र, मानसून सत्र और एक सत्र और बताएगा, तो उसका नाम बताइए। इन तीनों का किस माह में होता है ये कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों के प्रकार। अब जो हम संसद में प्रश्न पूछते हैं उनके प्रकार क्या हैं। एक नंबर 1 है तारांकिक प्रश्न, तारांकिक प्रश्न। और जो दूसरा है वह है हमारा अतारांकिक प्रश्न। उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न। ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो तारांकिक प्रश्न ये होते हैं कि सवालों का जवाब मौखिक तौर पर मांगा जाता है। इन पर तारांकिक चिन्ह होता है। पूरक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। लिखित उत्तर आवश्यक है। तो अतारांकिक में लिखित उत्तर आवश्यक है, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। समझ में आ रहा। तारांकिक का मतलब अभी वैसे भी जानते हो कि जो मोस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं का है कि अब तारांकिक है तो जवाब मौखिक और मांगा जाता है, तौर पर मांगा जाता है भाई। चलो ये इंपॉर्टेंट है, अब मौखिक बताइए। जो अतारांकिक उसको लिखित रूप से दिया जाता है, भैया बताओ, तार भेजेंगे तुम्हें बताएंगे। और जो अल्प सूचना प्रश्न है, इससे जुड़े सवालों को तय सूचना अवधि से कम समय में भी पूछा जा सकता है। कम से कम 10 दिन का नोटिस होता है। निजी सदस्य, वह सदस्य जो मंत्री नहीं है वो निजी सदस्य कहलाता है। तो ये आर्टिकल 100 में लिखा हुआ है इतने, ठीक है ना। तो आर्टिकल 100 में क्या है याद रखिएगा कि सदन में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद कार्य करने की क्षमता। चलिए आगे आते हैं 101, सीटों की रिक्ति। सीटों की रिक्ति का मतलब क्या हुआ
101 कन्यादान करते हैं ना, कहीं भी दैया लिखवाते हैं तो 101 देते हैं। ये याद रखना कि सीटों की रिक्ति का मतलब क्या हुआ कि ऐसा बताइए कि जो दैया देने वाला होता है ना, वो बैठे ही होता है कुर्सी पर, उसके बगल में खाली सीटें रहती हैं, कोई भी आएगा बैठाना ही पड़ेगा। तो ये सीटों की रिक्ति से याद कर लो। 101 रुपये कन्या दैया, और दैया से याद रखो कि बगल में वो कुर्सी लगा रहे थे, भैया बैठो और 2 मिनट बैठो, दैया दो, खाओ पियो निकल लो। तो ऐसे याद रखना सीटों की रिक्ति। 101 क्या है? सीटों की रिक्ति। चलो नंबर 1 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति है तो अगर कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, मतलब राज्यसभा और लोकसभा किसी एक का ही सदस्य होगा। ये क्या है? 101 में है। सीटों की रिक्ति का मतलब ये हुआ कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य और संसद का सदस्य नहीं हो सकता। अनुच्छेद 102 में उल्लिखित अनुसार सदस्य अयोग्यता के अधीन हो सकते हैं। 3 का ये अध्यक्ष स्पीकर को अपनी सीट से इस्तीफा दे सकता है। अध्यक्ष क्या है? स्पीकर अपनी सीट से इस्तीफा दे सकता है। 4 में क्या है? यदि 60 दिनों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी बैठक में से अनुपस्थित रहता है तो संसद उसकी सीट रिक्त घोषित कर देगी। समझ में आ गया ना? 101 मतलब सीटों की रिक्तियाँ। अब नंबर 102 में क्या है? 102 के सदस्यों के लिए अयोग्यता, कौन से सदस्य अयोग्य हैं उनके लिए बताया गया। तो याद रहेगा ना 102 में सदस्यों के लिए अयोग्यता। चलो 1 का में क्या है? 101 का वही मतलब कहने के मतलब 100 यदि वह भारत का सरकार या किसी सरकार के अधीन किसी लाभ पद पर धारण करता हो तो उसे अयोग्य कर दिया जाएगा। यदि वह मानसिक रूप से विक्षित या सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाए तब भी हो जाएगा। वह अनुमोचित दिवालिया हो गया तब भी बाहर। यदि वह भारत नागरिक नहीं है तब भी बाहर। और यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या उसके तहत आयोग घोषित किया गया हो तब भी आयोग घोषित हो जाएगा। यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या उसके तहत आयोग घोषित किया गया हो। और लास्ट है 2 है कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाए कि वह 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल है, याद रखना। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और 11वीं पंचायत और 12वीं तुम्हारा नगर। ये बताया भी है दल बदल। लोकसभा सदस्य निर्णय अंतिम है। 52वां संविधान संशोधन और 9वां अनुसूची जो जोड़ी गई वो कौन सी है? 7वां संविधान, मतलब कि पहला संविधान संशोधन। कहने का मतलब ये हुआ पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची पर जोड़ी गई। और जो हमारी पंचायत है वो कौन सा संशोधन है? 73वां। और नगर निगम 74वां। दोनों 1992 में क्या कहते हैं स्थापित मतलब कि लागू हुए थे। नहीं, मतलब 1992 में ये प्रस्ताव पारित हुआ था और 1923 में लागू हो गया दोनों। ठीक है ना? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई। आगे आप बताइए। दल बदल के तहत अयोग्यता। दल बदल क्या है? यदि सदस्य स्वेच्छा से उस पार्टी का सदस्य छोड़ देगा जिसके टिकट पर निर्वाचित हुआ है। दूसरा, यदि वह अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत वोट करता है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के बाद पार्टी में शामिल होता है। तो ये क्या हुआ? दल बदल के तहत अयोग्यता बताई गई है। कहने का मतलब है कि कोई मनोनीत सदस्य है और 6 महीने के बाद पार्टी बदल रहा है तो गड़बड़ा जाएगा। राज्यसभा की बात है, ठीक है ना? अगर बीजेपी का है तो जो मनोनीत करेगा वो बीजेपी के माने जाएंगे। अगर वो सपा में चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सपा ही नहीं सेंटर का। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, सही बात है, नहीं शामिल हो सकते। यदि वह अपनी पार्टी के निर्देशों को विपरीत वोट करता है तभी गड़बड़ा गया। बीजेपी वाले उधर काम कर रहे हैं, उधर वाले इधर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बता रहा अपवाद गया। 91वां संविधान संशोधन 2/3 सदस्य मिलना। व्हाट इज मिलना? व्हाट इज मिलना यार? मिलना तो आई डोंट नो। चलो कुछ नहीं होगा। कि होलोहान वर्सेस जचिलो मामला। ये भैया नाम है अजीब लग रहा है कि उधर पश्चिम बंगाल वाले हैं का? पश्चिम बंगाल वाले होंगे या साउथ वाले होंगे? साउथ वाले नहीं होंगे। पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतरिम है लेकिन न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है। अब आ गया 103 सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय। सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय नंबर 1 नंबर 2।
यदि कोई प्रश्न उठता है कि यह संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य किसी आयोग के अधीन हो गया तो राष्ट्रपति का निर्णय अंतरिम होगा। ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पहले राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय लेंगे। दल बदल मतलब पीठाधीश अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, दल बदल का मतलब ये होता है। तो 103 का सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। चलो आगे बढ़ते हैं। 104 में क्या है कि अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए जुर्माना या जब योग्य न हो या अयोग्य हो उसके लिए 500 रुपये प्रतिदिन से देना होगा। ये तो बढ़िया है भैया, जब से तुम अयोग्य हुए हो तब से तुम्हें 500 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा मतदान करने के लिए जुर्माना। अगर मतदान कर दिया अरे यार बढ़िया है भाई चलो सही है। 105 में क्या है? 105 में है संसद और सदनों की शक्तियाँ एवं उसके राज्यों और समितियों की शक्तियाँ। 105 में क्या है? संसद और सदनों की शक्तियाँ एवं उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार है। अब इसको पढ़ते हैं। 105 भाग रहा है। संसद में बोलने की आज़ादी, बिल्कुल सही। 105 ये बताओ, संसद का कोई भी सदस्य संसद में अपने द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए वोट के प्रश्न में किसी भी अदालत में किसी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये बताओ, संसद के प्रत्येक सदस्य के सदस्यों की शक्ति विशेषाधिकारों उन्मुक्तियाँ समय समय पर संसद द्वारा परिभाषित की जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उनके खिलाफ कोई नागरिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, याद रहेगा ना। चलो 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। अब बताइए अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में क्या है? यही चीज़ है कि नहीं है? अनुसूची 2 में क्या है? जो 106 में है वही अनुसूची 2 में है। और अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। चलो 6 क्या है? संसद के किसी भी सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते करने के हकदार होंगे जो समय समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाएगा। चलो 107 में याद रखो। 107 में क्या है? विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान। विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बिल केवल धन विधेयक होता है। धन विधेयक देखो, साधारण विधेयक, सार्वजनिक, संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो इसमें से अब बिल वाली बात आ गई। तो नंबर 1 क्या है कि धन विधेयक ध्यान देना कि केवल लोकसभा में। ये वाला क्या है? केवल लोकसभा में। बाकी और विधेयक कहीं भी पारित स्टार्ट हो सकते हैं। तो साधारण जो है उसमें सार्वजनिक होगा, वो 1 हफ्ते का नोटिस देता है। निजी वाला 1 महीने का नोटिस देता है, निजी सदस्य लाता है जो मंत्री नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयक एक ये तो मान लो है, ये कभी भी स्टार्ट होता है। तो सार्वजनिक जो है 1 हफ्ते के लिए, निजी जो है 1 महीने के लिए नोटिस, याद रहेगा ना। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित स्टार्ट होगा, राज्यसभा से इससे कोई लेना देना नहीं था। बिल का पतन, 17 का बिल खत्म नहीं होता है, डिसोल्यूशन से खत्म होता है, याद रहेगा। अब 108 याद रखो। 108 बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ मामलों में दोनों सदन संयुक्त बैठक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए। 100 में से 100 के बाद जो स्टार्ट हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट वो 108 ही है। कुछ मामलों में दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक हो गई, समझ रहे हो ना। यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पारित हो जाता है लेकिन दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाता है और विधेयक को संसद में पेश किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि बीत चुकी है तो राष्ट्रपति असहमति के समाधान के लिए संसद के दोनों सदस्यों को संयुक्त सत्र बुला सकता है, ठीक है ना। नंबर 2, ऐसे संयुक्त सत्र की प्रतिक्रियाओं को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। सदन बहुमत इसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। संयुक्त बैठक प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब बताइए संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है? संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है? शायद वो भी ऑस्ट्रेलिया से है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए संविधान की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है। शायद हमें लग रहा है ऑस्ट्रेलिया से ही लग रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। डेड ब्लॉक LS 1 2 3 4 5
ये कुछ डेड ब्लॉक, अब डेड ब्लॉक देखो समझते हैं। ये डेड ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है लोकसभा के नियम के अनुसार, 3 बार संयुक्त बैठक बुलाता है। दहेज बिल पर 3 बार संयुक्त बैठक, दहेज बिल पर, बैंकिंग सर्विस कमीशन, आतंकवादी की रोकथाम पर, इसके लिए 3 बार बैठक बुलाएगा। और दहेज बिल पर 1960 में बुलाई गई थी, 3 बार बैठक हुई। और 3 बार बैठक संयुक्त बैठक हुई है। और बैंकिंग सर्विस कमीशन पर बिल पर आतंकवाद की रोकथाम को 2002 बार। अभी भी हो सकता है संयुक्त बैठक हो। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, 1% उपाध्यक्ष, 1% राज्यसभा का उपाध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष ये चुने जाते हैं, ठीक है ना। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, अगर नहीं रहेगा लोकसभा का मुख्य और उप अध्यक्ष, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है नहीं, वही उपराष्ट्रपति ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी नहीं करता। बहुत बढ़िया है, मतलब उपराष्ट्रपति कभी नहीं करेगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, तो इसलिए उपाध्यक्ष करेगा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कि संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्या राज्यसभा का अध्यक्ष करेगा? कभी नहीं अध्यक्षता करेगा। विधेयक का पतन, विधेयक का पतन क्या? संसद में लंबित कोई विधेयक सदन के 17वासान के कारण समाप्ति नहीं होगा, ठीक है ना, उसके द्वारा समाप्ति नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता, लोकसभा के विघटन का समापन नहीं होगा, ठीक है ना। एक विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित किया जा गया है, राज्य परिषद में लंबित है, अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अधीन लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। अब बताइए 108 में क्या है? 108 में यही तो है जो अभी पढ़ रहे हैं, 108 ही तो है। चलो 109 पढ़ते हैं। 109 में क्या है? 109 में ये है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 108 में संयुक्त बैठक और धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। नंबर 1। नंबर 2, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होगा। बताया था ना अभी, धन विधेयक केवल लोकसभा द्वारा पारित होता, राज्यसभा को भेजा गया, सिफारिशें 14 दिन, उसके बाद यह विधेयक को पारित करे या लोकसभा में लौटाए, उसके बाद विधेयक पारित हो जाएगा। देखो इसकी प्रक्रिया क्या है, देखो समझते हैं इसको। धन विधेयक कहाँ होगा? राज्यसभा में नहीं होगा। कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में। चलो, धन विधेयक मान लो स्टार्ट हुआ तो लोकसभा द्वारा पारित हो गया, कहाँ जाएगा? विधेयक पारित हो गया तो ये विधेयक पारित करें या लोकसभा में लौटाया जाएगा, उसके बाद 14 दिन बाद सिफारिशें 14 दिन बाद होंगी। इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा? लोकसभा से स्टार्ट। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशें स्वीकार, विधेयक पारित। विधेयक पारित कब होगा? लोकसभा, फिर राज्यसभा की सिफारिशें स्वीकार, विधेयक पारित। तीसरे में, चौथे पाँचवें लोकसभा, राज्यसभा की सिफारिशें अस्वीकृत, विधेयक तभी पारित। धन विधेयक ग्रेटर 14 दिनों के भीतर RS मतलब राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया जाएगा और विधेयक पारित। अब इसको समझाते हैं। देखो सबसे पहले धन विधेयक है ना, धन विधेयक क्या है? लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा तो राज्यसभा भेज दिया जाएगा, सिफारिशें 14 दिन तक चलेंगी। ये तो विधेयक को पारित करे या लोकसभा में वापस लौटाए, उसके बाद विधेयक पारित हो गया। चलो, लोकसभा क्या करेगा? राज्यसभा की सिफारिश स्वीकार करेगा, तभी विधेयक पारित हो जाएगा। राज्यसभा स्वीकार नहीं करेगा तभी विधेयक पारित हो जाएगा। और धन विधेयक क्या? 14 दिन के भीतर राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया, तभी वो विधेयक पारित हो जाएगा। समझ में आएगा? आर्टिकल 10 में धन विधेयक को परिभाषण किया गया था। 8 में संयुक्त बैठक हुई। तो धन विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान है। नंबर 1, किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन भी भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने से जुड़े नियम, ठीक है ना। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। चलो अगला पार्ट इसका पढ़ते हैं। भारत सरकार की संचित निधि, आकस्मिक निधि से जुड़े मामलों से जुड़े प्रावधान। भारत सरकार के संचित निधि से धन का विनिमय। भारत की संचित निधि पर भारत किसी व्यय की घोषणा, इस तहत के व्यय की राशि में वृद्धि करेगा। भारत में संचित निधि या लोक लेखे से जुड़े मामलों से जुड़े प्रावधान।
ये बताओ, उपखंड ए से F1 से F में निर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित कोई भी मामला हो, अगला पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जाता यदि उसमें प्रावधान ये ना हो, ये सब चीज़ें ना हो तो उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा। किसी भी विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जाता यदि उसमें ये प्रभाव हो, मतलब कहने के मतलब अगर ये चीज़ें इसमें हैं, अगर जुर्माना लगाने के लिए है तो वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा। ये बताइए, अन्य आर्थिक दंड है तो भी धन विधेयक नहीं माना जाएगा। ये बताते हैं, लाइसेंस के लिए शुल्क या प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क की मांग या भुगतान के लिए अगर है तो वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा। इस कारण से यह अधिरोपण उन्मूलन छूट स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा किसी कर में परिवर्तन या विनिमय का प्रावधान करता है। समझ में आया ना? तो कब ये धन विधेयक होगा? जुर्माना लगने के लिए हो, अन्य आर्थिक दंड हो, लाइसेंस के लिए शुल्क या प्रदान करने सेवाओं के लिए शुल्क की मांग हो, भुगतान के लिए। इस कारण से ये अधिरोपण उन्मूलन छूट स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी कर में परिवर्तन या विनिमय का प्रावधान करता है। चलो आगे बढ़ते हो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कैसे करोगे? लोकसभा का अध्यक्ष आधार विधेयक 2000, लोकसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करेगा कि धन विधेयक है कि नहीं है। चलो आर्टिकल 11 पढ़ते हैं। 111 विधेयकों की सहमति। संसद द्वारा पारित विधेयक फिर सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाएगा। पहले लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति, फिर अनुमति या वीटो। अच्छा, वीटो क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लोकसभा में हमारा धन विधेयक स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से कहूँगा राज्यसभा के राष्ट्रपति से हमारा अनुमति होगी या नहीं होगी, इसमें पहुँच गया। राष्ट्रपति कर सकते हैं अपनी सहमति, राष्ट्रपति कर सकते हैं क्या है, अपनी सहमति दें, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा जाए, लेकिन धन विधेयक को नहीं। ध्यान देना, धन विधेयक उनको फंसा देगा। धन विधेयक क्या करेगा? देखो, सब विधेयक को राष्ट्रपति वापस करेंगे, धन विधेयक को नहीं कर सकता। संवैधानिक संशोधन बिल के मामले में वोटों का उपयोग नहीं किया जाता। संवैधानिक संशोधन बिल के मामले में वीटो का उपयोग नहीं किया जाता। 24वां संविधान संशोधन। ये वीटो है क्या यार? आओ वीटो समझते हैं। चलो वीटो के प्रकार। अब ये पहले वीटो तो बता दे। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाए। वीटो क्या है? चलो अभी समझ में आएगा, वो पढ़ते हैं वीटो। चलो वीटो के प्रकार क्या है, वीटो बता देते यार। 1 2 3। पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। अब पूर्ण वीटो क्या है? राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास रख लेते हैं। इसमें विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता। क्या कह रहा है कि पूर्ण वीटो में क्या है? राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास रख लेता है, इससे वह विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता। चलो निलंबनकारी वीटो क्या है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनः विचार ले देता है तो वो निलंबन वीटो होता है। वीटो पावर आपने सुना था ना, वीटो पावर होता है, वही वीटो पावर पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो वे निश्चित काल के लिए लंबित कर सकते हैं। क्वालिफाइड वीटो भारत राष्ट्रपति के पास नहीं है। 1986 ज्ञानी जैल सिंह पहली बार प्रयोग किए। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक का कोई कार्रवाई नहीं करे, इससे अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया जाता है। भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम 1986 ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो प्रयोग किया था। वो यह कहा था, बनाओ तुम और हम यह रख लेते हैं कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जाओ तुम बना दो, कुछ नहीं करेंगे। तो भैया ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी उनका नाम ही है तो कुछ तो करवे करेंगे, जाओ तुम दे दो, हम बिल कुछ नहीं पास करेंगे। वित्तीय मामलों में 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। 112 में बजट, 110 में धन विधेयक, 108 में संयुक्त बैठक। तीनों याद रखना, ठीक है ना? तो इसमें ये बजट हो गया। 112 में क्या है? वित्तीय विवरण। इसको बजट शब्द की उत्पत्ति हमारे पूरे संविधान में उल्लिखित नहीं है, वित्तीय होता है। ध्यान देना, कई बार पूछा है कि बजट नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण। चलो इसको पढ़ते हैं।
राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमति प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे। इस भाग में इसे वित्तीय विवरण कहा जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च, देखो ठेका वाली दुकान पर मिलेगा ठेका वाली दुकान पर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसमें पहले लिखा रहता था। हम लोग बचपन में रहते थे ना, तो ठेका की दुकान के सामने ही लिखा रहता था ठेका देसी शराब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलो आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में सन्निहित व्यय का अनुमान अलग से दिखाया जाएगा। चलो ये पढ़ो। अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया 113 है। 113 क्या है? अनुमान के में संसद में प्रतिक्रिया। तो आर्टिकल 13 में क्या है? भारत में संचित निधि पर लगाए गए व्यय से संबंधित अधिकांश अनुमान संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। मतलब व्यय मतलब वेतन और पेंशन, कहने का मतलब ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्य व्यय से संबंधित अनुमान लोकसभा को अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और लोकसभा के पास किसी भी मांग पर सहमति देने या सहमति देने से इनकार करने या सहमति देने की शक्ति शामिल होगी। किसी भी मांग के लिए उसमें निर्दिष्ट राशि में कमी की शर्त होगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। सही बात है। कटौती प्रस्ताव क्या है? कटौती में क्या है कि नीति कटौती, अनुदान घटाकर 1 रुपये की मांग। आर्थिक कटौती, प्रस्तावित कटौती का अनुभव कम करना। टोकन कटौती, 100 रुपये की कटौती करना। ठीक है ना? ये राज्यसभा केवल बहस कर सकती है लेकिन मत नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है ना? लेकिन मत नहीं दे सकती। भैया तुम केवल बहस करो, लड़ो, बाकी तुम कुछ नहीं करोगे। सब यहाँ आएगा, मोटा भाई करेगा। चलो यहाँ पर क्या है? आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। 114 में क्या है? विनियोग विधेयक। चलो लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान किए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके भारत की संचित निधि से विनियोग का प्रावधान करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। संसद के किसी भी सदन में ऐसे किसी भी विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव राशि के बदलने या किसी भी अनुदान के गंतव्य में बदलने या भारत के समेकित निधि पर लगाए गए किसी भी व्यय की राशि को बदलने पर होगा। अनुच्छेद 115 113 के प्रावधानों के अधीन इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा दिए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा। देख लो भैया 115 का प्रावधान, ऐसा भैया राष्ट्रपति की पावर है। जैसे आप देखा जाए तो संचित निधि से कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है ना? 115 और 16 में क्या है? एक साथ निपटाते हैं इसको, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। 15, 16, 17 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, अनुलेखा, श्रेयमत और असाधारण, यह वित्तीय विधायकों के संबंध में विशेष प्रावधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। 1, 2, 117 का 1, 117 का 3 वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति लोकसभा, वित्तीय विधेयक 2 साधारण विधेयक के समान। चलो ये पढ़ते हैं। भारत सरकार की निधि 1, 2, 3 बहुत बढ़िया। 226 संचित आकस्मिक सार्वजनिक खाते हैं। संचित आकस्मिक संचित 226 तो नहीं है, ये 266 है। थोड़ा गड़बड़ा गया क्या? सार्वजनिक खाते ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या? आकस्मिक तो सही है, से 267 हो गया। और सार्वजनिक खाते 266 संचित खाते संचित निधि। अच्छा संचित निधि है वो तो 266 होना चाहिए यार, सार्वजनिक खाते। चलो ठीक है, जो लिख दिया सही है। तो संचित निधि 226 कर, पब्लिक पर्स, राजस्व। आकस्मिक निधि 267 अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के हाथ में है। और सार्वजनिक खाते रक्षा कोष हो गया। सार्वजनिक मतलब जान ही रहे हैं, विभिन्न मंत्रालय विभागों के बचत, भविष्य निधि, आपदा प्रबंधन की निधि। ये क्या है हमारा?
प्रक्रिया के नियम। संसद द्वारा प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। प्रक्रिया के नियम हैं ये 118। 119 में वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनिर्मय होता है, विनियमन होता है। वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून विनियमन होता है। चलो 120 आ जाओ। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसको पढ़ते हैं। तो पहला क्या, संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, ठीक है ना। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी लेकिन अनुच्छेद 348 प्रावधानों के अधीन संसद में कामकाज हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक अनुच्छेद इस संविधान प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात ऐसे प्रभावी होगा मानो यह अंग्रेजी में, शब्द उसमें से हटा दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर रोक। संसद में चर्चा पर रोक। चलो आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। बढ़िया है। सिवाय इसके कि राष्ट्रपति का संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना की जाए, जैसा कि उसके बाद प्रावधान किया गया। बढ़िया है भाई। चर्चा तुम नहीं करोगे किसके, सर्वोच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए। बढ़िया है। अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी। बहुत बढ़िया है, ये तो बढ़िया है भाई। ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम मिला है। अब अदालत संसद की कोई जांचें नहीं करेगी, करते रहो वही अंदरवाजून करना हो। और प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता का सवाल नहीं उठाया जाएगा। बहुत बढ़िया। संसद में अधिकारियों या सांसदों का कोई भी व्यावसायिक आचरण किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। 123 अब खत्म हो रहा है भैया, लास्ट है। 123 में क्या है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। बहुत बढ़िया है। पहला क्या है, जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है तो वह अपने आदेशों को प्रख्यापित कर सकता है जिनकी उसे आवश्यकता लगेगी। बहुत बढ़िया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद के तहत प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होगा, लेकिन ऐसा प्रत्येक अध्यादेश में है। 1-2 संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। संसद की पुनः बैठक में 6 सप्ताह की समाप्ति पर कामकाज बंद हो जाएगा या राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। चलो आगे पढ़ते हैं। नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3 है कि यदि और जहाँ तक अनुच्छेद के तहत कोई अध्यादेश कोई प्रावधान करता है जिसे संसद इस संविधान के तहत अधिनियमित करने में सक्षम नहीं होगी तो वह शून्य या अमान्य होगा। ठीक है। अध्यादेश द्वारा कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति कानून की समांतर शक्ति नहीं है। ये भी याद रखना। DC बांधवा मामला आया था एक, ठीक है ना। तो ये रखना कि DC बांधवा मामला 1947 सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश एक लागू किया था। सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश लागू कर सकता है ना, कि अध्यादेश द्वारा कानून बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति कानून की समांतर शक्ति नहीं है। ये याद रखना। चलो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। अब राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हम क्या करते हैं भैया, बढ़िया है। जो राज्यसभा है वो ही है। देखो, संसद में कोई अखिल भारतीय सेवाएं 315 बनाने के लिए अधिकृत नहीं है। 315 में यह है। चलो यह संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि, 2 या अधिक राज्य, राष्ट्रीय आपातकालीन, राष्ट्रपति शासन। अभी बताइए हाल में ही राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ है? हाल ही में राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ है?
मणिपुर। अब बताइए राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद में है? 356 में। अब वित्तीय आपात 300 क्या 58 और 352 में क्या है? अब कमेंट बॉक्स में बताइए। संसद द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव व्यक्तिगत मंत्री करेगा, पूर्ण परिषद मंत्री, कारण बताना पड़ेगा। इसमें क्या है, पूर्ण परिषद करेगा, 50 सदस्य होने चाहिए। ये क्या, पास होने पर सरकार को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, ये पास होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव बहुत भयंकर होता है अविश्वास प्रस्ताव अगर हो गया तो ये हमारी लास्ट प्रश्न है कि व्यवस्था का प्रश्न इससे तब उठाया जाता है जब संसद की कार्यवाही प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन नहीं किया जाता। तो ये हमारे कितने हो गए अनुच्छेद 123 तक, 100 से 123 तक वर्णन किया गया है। अब हम इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। चलो 123 में क्या है, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। 122 क्या है, अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेगी, अदालतें संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगी। 121 में क्या है, संसद में चर्चा पर रोक, संसद में चर्चा पर रोक। 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 119 में क्या है, वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनिर्णय। 118 में क्या है, प्रक्रिया के नियम। और उसके बाद 117 में क्या है, वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। 116 में क्या है, लेखानुसार श्रेय मत और असाधारण अनुदान। 115 में क्या है, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 114 में क्या है, विनियोग विधेयक। 113 में क्या है, अनुमान के संबंध में संसद में प्रक्रिया। 112 में क्या है, 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट का कोई उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। 111 में क्या है, विधेयकों पर सहमति। 111 में विधेयकों पर सहमति। 110 में विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 108 क्या है, संयुक्त बैठक। पढ़ा दिया गया कुछ मामले में सदनों की संयुक्त बैठक। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। 107 में विधेयक के पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते। और ये भी बता दीजिए सदस्यों के वेतन और भत्ते ये सब कहाँ अनुसूची 2 में है। 105 का संसद और सदनों की शक्तियाँ एवं उसके सदस्यों एवं समिति की शक्तियाँ, विशेषाधिकार। 104 क्या, अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए जुर्माना या जब योग्य न हो अयोग्य हो 500 रुपये प्रतिदिन लगेगा। और 103 में क्या है, सदस्यों की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों के निर्णय। और हमारा जो 102 है, सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। और 101 है, सीटों की रिक्ति। और जो हमारा 100 है, 100 क्या है, सदनों में मतदान रिक्तियों और कोरम के बावजूद कार्य करने की सदनों की शक्तियाँ। अब बताइए ये वीडियो कैसा रहा, और ये जो बना हुआ है ये क्या बना हुआ है, इसका थोड़ा सा नाम वाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बहुत तगड़ा है, इसको मोदी जी ने उद्घाटन किया था। चलो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। राम राम।